अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद हन्नान और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एरोबिक रेस्पिरेशन। Aerobic respiration is a chemical process in which oxygen is used to make energy from carbohydrate. एरोबिक रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन की मदद से हम कार्बोहाइड्रेट में से बहुत सारी एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन जब इन्वॉल्व हो जाती है ना, वो कौन से रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होगी? ऑक्सीजन एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इन्वॉल्व होगी, ये मेन पॉइंट है। ठीक है, और इसके जो एंड प्रोडक्ट्स हैं ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर होते हैं। ये कहाँ पे हो रही होती है? एरोबिक रेस्पिरेशन सेल के अंदर हो रही होती है, साइटोप्लाज्म में। और कुछ स्टेप्स, बहुत ज़्यादा स्टेप्स जो हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहे होते हैं और कुछ स्टेप्स साइटोप्लाज्म में हो रहे होते हैं। ठीक है, अब आते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के स्टेप्स में। ये जो इक्वेशन दिख रही है ना आपको, ये ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो रहा है और क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एटीपी। ठीक है, और ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन ओवरऑल इक्वेशन है, पर इतनी आसानी से एटीपी जनरेट नहीं होता। ये बस मतलब आसानी के लिए दिखाते हैं, बट यही इक्वेशन नहीं है। सही है, हमें जो एनर्जी मिल रही है ना, उसके पीछे सिर्फ यही इक्वेशन नहीं है, उसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। और वो कौन कौन से स्टेप्स हैं वो हम देखते हैं। पहला जो स्टेप है ना, वो है ग्लाइकोलिसिस। सही है, ग्लाइकोलिसिस होता है, ग्लूकोज की ब्रेक डाउन ही हो रही है इन सब में ना। पहला स्टेप होता है ग्लाइकोलिसिस, जो कि कहाँ पे हो रहा है? साइटोप्लाज्म में हो रहा है। दूसरा जो स्टेप है वो है लिंक रिएक्शन, और तीसरा स्टेप है वो है क्रेब्स साइकिल, और चौथा स्टेप है वो है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। पहला जो स्टेप है ना, वो साइटोप्लाज्म में होता है, बाकी ये तीनों स्टेप्स हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर पे। माइटोकॉन्ड्रिया की ना दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक होती है आउटर मेम्ब्रेन और एक होती है इनर मेम्ब्रेन। जो इनर मेम्ब्रेन होती है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है। यहाँ पे क्या होती है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, जहाँ पे क्या हो रही होती है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। सही है, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो रही होती है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एरोबिक रेस्पिरेशन का सबसे लास्ट स्टेज है या लास्ट स्टेप है। ठीक है, और इसमें सबसे ज़्यादा एटीपी प्रोड्यूस हो रही होती है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एक ऐसा स्टेप है जिसमें सबसे ज़्यादा एटीपी प्रोड्यूस होती है थ्रू पूरे जो एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है ना, उसमें सबसे ज़्यादा एटीपी कौन से स्टेप में प्रोड्यूस होती है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में प्रोड्यूस हो रही होती है। ठीक है, मैं एक दफ़ा फिर से आपको गो थ्रू कर देता हूँ एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है, कहाँ पे हो रहा है? सेल के अंदर हो रहा है, और इसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है। और इसमें जो ग्लूकोज है ना, वो टूट के क्या बना रहा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और वाटर बनाता है, और क्या जनरेट करता है? एटीपी जनरेट करता है। इसके कितने स्टेप्स हैं? इसके 4 स्टेप्स हैं। पहला जो स्टेप है वो है ग्लाइकोलिसिस, दूसरा स्टेप है लिंक रिएक्शन, तीसरा स्टेप है क्रेब्स साइकिल, और चौथा स्टेप है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये चारों स्टेप्स मिलके एरोबिक रेस्पिरेशन करा रहे होते हैं। ये एरोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट है ये चारों स्टेप्स। ठीक है, और एटीपी जनरेट करवा रहे होते हैं। टोटल 38 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम वन ग्लूकोज। एक ग्लूकोज ना 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी प्रोड्यूस कराता है। ठीक है, और वो एटीपी हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? हम अपने मसल कॉन्ट्रैक्शन में यूज़ कर रहे हैं, हम लोकोमोशन में, मूवमेंट ऑफ आई, बहुत सारी जगहों में हमारे जो एंजाइम्स हैं वो भी एटीपी यूज़ करते हैं, एनर्जी यूटिलाइज़ करते हैं। हमारी बॉडी में काफ़ी जगह हैं जहाँ पे एनर्जी यूटिलाइज़ होती है। तो बस ये था। अब हम पढ़ते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है। अब आते हैं हम एनारोबिक रेस्पिरेशन में। एनारोबिक रेस्पिरेशन इज़ द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन थ्रू विच सेल कैन ब्रेक डाउन शुगर्स टू जनरेट एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है किसी भी सेल के अंदर, किसी भी टिश्यू में, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन वो शुरू कर देता है। जैसे कि हम कभी भाग रहे होते हैं ना, कभी हम मैराथन भाग रहे हैं, या कभी हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मसल्स को बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। अब एनर्जी जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन से उसको मिल रही होती है आम तौर पे। लेकिन अगर जब
जब वो एक्सरसाइज करता है उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती तो वो एटीपी कैसे प्रोड्यूस कराता है, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू एटीपी प्रोड्यूस कराता है। ठीक है, इसलिए एनारोबिक रेस्पिरेशन ज़रूरी होती है। लेस एनर्जी प्रोड्यूस देन एरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में ना एनर्जी जो है वो लेस प्रोड्यूस होती है जितनी कि एरोबिक रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी प्रोड्यूस होते हैं, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। और ये ना जल्दी भी हो जाती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में ना हमें एटीपी जल्दी जल्दी मिल रहे होते हैं, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में 4 स्टेप्स होते हैं ना, ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, फिर जाके हमें एटीपी मिलता है। लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ ग्लाइकोलिसिस होता है। फिर वो जो ग्लाइकोलिसिस है उसके बाद जो है वो या तो अल्कोहल फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाती है या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और हमें सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी मिलते हैं, हमें बहुत लेस एनर्जी मिलती है, पर इसके स्टेप्स कम है तो इसकी वजह से ये जल्दी जल्दी मिल रही होती है। ठीक है, अच्छा मैं एक दफ़ा वापस से गो थ्रू कर देता हूँ एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन ना एक ऐसी रेस्पिरेशन है जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। ऑक्सीजन के बगैर भी हमारा जो सेल है ना वो एटीपी प्रोड्यूस करा सकता है, लेकिन उसमें ना मतलब लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है। वो मैं आपको पढ़ाता हूँ अभी कि अल्कोहल फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या हो रहा होता है। ठीक है, अल्कोहल फर्मेंटेशन भी एक एनारोबिक प्रोसेस है। और ये होता क्या है, अल्कोहल फर्मेंटेशन इज़ अ कॉम्प्लेक्स बायोकेमिकल प्रोसेस ड्यूरिंग विच yeast converts sugars to ethanol, carbon dioxide and other metabolic byproducts. अल्कोहल फर्मेंटेशन होती क्या है? अल्कोहल फर्मेंटेशन ईस्ट के साइटोसोल में होती है। अब ये ईस्ट क्या है? ईस्ट ना एक फंगाई है। ठीक है, अब ये फंगाई है और इसके जो साइटोसोल है ना वहाँ पे क्या हो रहा है, अल्कोहल की फर्मेंटेशन हो रही है। ये ईस्ट के जो साइटोसोल है वहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रही है, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है और फिर क्या प्रोड्यूस करा देता है, ये प्रोड्यूस करा देता है इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ईस्ट कहाँ पे यूज़ होता है? बेकिंग में यूज़ होता है। ब्रेड जब बन रही होती है, जब पिज़्ज़ा बना रहे होते हैं तो हम ईस्ट की मदद से बना रहे होते हैं, क्योंकि जब कार्बन डाइऑक्साइड जब रिलीज़ हो रही होती है ना ब्रेड के अंदर और डो में, पिज़्ज़ा की डो में जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ हो रही होती है तो वो सॉफ्ट कर देती है डो और ना वो फुला देती है। सही है, तो ईस्ट हम यूज़ करते हैं बेकिंग प्रोसेस में और क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फुला देती है डो को और ब्रेड को। अब आते हैं अल्कोहल फर्मेंटेशन के प्रोसेस में। ये जो पूरा प्रोसेस है ना ये कहाँ पे हो रहा होता है? ये ना साइटोसोल में हो रहा होता है, ईस्ट के साइटोसोल में हो रहा होता है। अच्छा, अल्कोहल फर्मेंटेशन में ग्लाइकोलिसिस होगी। जब ग्लाइकोलिसिस होगी तो ग्लूकोज से पायरुवेट बनेगा। अब जब पायरुवेट बन गया और ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन यूज़ नहीं हो रही, तो पायरुवेट जो है वो आगे के प्रोसेस नहीं करेगा एरोबिक वाले। वो क्या प्रोड्यूस करा देता है? वो प्रोड्यूस करा देता है एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड के बाद वो क्या प्रोड्यूस करा देता है? इथेनॉल प्रोड्यूस करा देता है। अच्छा, पायरुवेट जब एसिटल्डिहाइड बन रहा होता है ना तो पायरुवेट की डीकार्बोक्सिलेशन होती है। डीकार्बोक्सिलेशन क्या होता है? डीकार्बोक्सिलेशन रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। पायरुवेट में से रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होती है तो वो क्या बना देता है? एसिटल्डिहाइड बना देता है। और एसिटल्डिहाइड से जब इथेनॉल बनता है ना तो NADH जो है वो NAD पॉजिटिव बना देता है। NAD पॉजिटिव कहाँ पे यूज़ होता है? ग्लाइकोलिसिस में। ग्लाइकोलिसिस में यूज़ होता है और वो ग्लाइकोलिसिस में से 2 ATP प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस में 2 ATP प्रोड्यूस हो रहे हैं ना, तो ऐसे ही जो है वो ईस्ट अपनी एनर्जी ले रहा होता है और इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करा रहा होता है। अल्कोहल फर्मेंटेशन में वापस से गो थ्रू कर देता हूँ। अल्कोहल फर्मेंटेशन एक कॉम्प्लेक्स बायोकेमिकल प्रोसेस है, एनारोबिक प्रोसेस है और ये कहाँ पे होता है? ईस्ट के साइटोसोल में हो रहा होता है। ये कहाँ पे? बेकिंग पर्पजेस में काम आता है और ये क्या प्रोड्यूस कराता है? इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसका जो प्रोसेस है इसमें पायरुवेट से एसिटल्डिहाइड बनता है। जब पायरुवेट की डीकार्बोक्सिलेशन होती है और फिर एसिटल्डिहाइड जो है वो इथेनॉल बन जाता है और जब NADH जो है वो NAD पॉजिटिव बन जाता है। तो ये थी अल्कोहल फर्मेंटेशन।
अब हम आते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन पर। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन इज द टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन कैरिड आउट बाय योगर्ट बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस एंड अदर्स एंड बाय योर ओन मसल सेल्स व्हेन यू वर्क देम हार्ड एंड फास्ट। ठीक है भाई, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन योगर्ट में हो रही होती है। योगर्ट में कौन करवा रहा होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंट? योगर्ट में ना कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे कि लैक्टोबैसिलस है। लैक्टोबैसिलस जैसे और भी बैक्टीरिया हैं जो कि लैक्टिक एसिड फर्मेंट करा रहे होते हैं। अब लैक्टिक एसिड जब फर्मेंट हो रहा होता है ना, तो योगर्ट को थिक कर देता है वो। सही है, योगर्ट थिक हो जाता है और सार हो जाता है, खट्टा हो जाता है। आपको खट्टा खट्टा क्यों फील होता है? योगर्ट आप खाते हो, आप दही खाते हो, तो आपको खट्टा क्यों लगता है? क्योंकि वो लैक्टिक एसिड की वजह से लगता है। लैक्टिक एसिड कौन फर्मेंट करा रहा होता है? बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस और बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे तो नहीं, थोड़े बहुत बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड फर्मेंट कराते हैं। और हमारे जो मसल सेल है ना, वो भी लैक्टिक एसिड फर्मेंट कराता है। कब कराता है? जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं ना, जब हम बहुत तेज़ भाग रहे होते हैं, हम मैराथन भाग रहे हैं, हम वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, हम बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, हम अपने मसल पे वर्क कर रहे हैं, तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। आप जब वेट लिफ्टिंग करते हो तो आपको मसल में पेन हो रहा होता है ना, तो मसल में पेन किसकी वजह से होता है? वो लैक्टिक एसिड की वजह से हो रहा होता है। सही है, मसल में पेन ना लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। अब लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस क्यों होता है? वो इसलिए प्रोड्यूस होता है क्योंकि हमारा जो मसल है वो एरोबिकली रेस्पायर नहीं कर रहा होता, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होती है। हम जब भी मैराथन भागते हैं, हम जब भी कोई एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारे मसल को ना ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब ऑक्सीजन की कमी होती है, लेकिन उसको एनर्जी की तो ज़रूरत है, एटीपी तो चाहिए उसको, ताकि हम वर्क कर सकें ना, हम उसको तो एनर्जी चाहिए। तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं हो रही है, तो क्या फिर होगी? वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है। जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है तो क्या प्रोड्यूस होता है? लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है और एटीपी प्रोड्यूस होता है। अच्छा, मैं अब आपको बताता हूँ कि ये इक्वेशन ना कैसे वर्क करती है, लैक्टिक एसिड कैसे फर्मेंट कर रहा है। भाई, एक ग्लाइकोलिसिस जो वो है ना, स्टेप है ना, किसका? एरोबिक रेस्पिरेशन का और एनारोबिक रेस्पिरेशन में, दोनों में एक कॉमन स्टेप है। वो कौन सा कॉमन स्टेप है? ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज ना पायरुवेट बनता है। पायरुवेट एक मॉलिक्यूल है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल है और पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। बस आप ये याद रखो कि ग्लूकोज से जब पायरुवेट बनता है ना, तो 2 एटीपी एडीपी एटीपी बना देते हैं, 2 एटीपी। बस आप ये याद रखो, ग्लूकोज से जब पायरुवेट बनता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। और फिर पायरुवेट जो है ना, वो फर्दर जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं करता, ऑक्सीजन की कमी है। ऑक्सीजन की कमी है तो पायरुवेट जो है वो लैक्टेट बना देता है। जब ऑक्सीजन नहीं होती हमारे मसल सेल में, तो पायरुवेट जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन आगे नहीं फॉलो अप करता, वो लैक्टेट बना देता है। और जब वो लैक्टेट बनाता है तो NADH जो है वो NAD पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, और NAD पॉजिटिव जो है वो वापस ग्लाइकोलिसिस में चला आता है। ठीक है। अच्छा, लैक्टेट जो है ना वो कॉन्जुगेट बेस है लैक्टिक एसिड का, मतलब लैक्टेट जो है ना वो सॉल्यूशन में लैक्टिक एसिड ही होता है। बस ये समझ लो, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, पायरुवेट से लैक्टिक एसिड जब प्रोड्यूस होता है तो NADH जो है वो NAD पॉजिटिव बन जाता है, और NAD पॉजिटिव जो है वो वापस कहाँ पे चला जाता है? ग्लाइकोलिसिस में। ग्लाइकोलिसिस में जाके वो वापस NADH बन जाता है। ये साइकिल जो है वो रिपीट होती है। ठीक है। और जब ये रिपीट हो रही है तो ATP मॉलिक्यूल जो है वो फॉर्म हो रहे हैं। सही है, इसलिए एनारोबिक रेस्पिरेशन ज़रूरी है, क्योंकि हमें एटीपी तो चाहिए, और इस प्रोसेस के थ्रू हमें एटीपी जल्दी जल्दी मिल रहा होता है। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होती ना तो हमें टाइम भी लगता। हाँ, एटीपी ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन वो ऑक्सीजन जब ना, देखो एरोबिक रेस्पिरेशन में ना लास्ट स्टेप होता है, उसका नाम होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में क्या हो रहा होता है? ऑक्सीजन की मदद से वो ऑक्सीजन ना एक ना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग मॉलिक्यूल है। ठीक है। अच्छा, वो खैर वो मैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में पूरा कवर करा हुआ है वो टॉपिक, वो आप उसमें देख लेना। बस इतना याद रखो, ग्लूकोज जो है वो पायरुवेट बन रहा है और पायरुवेट जो है वो लैक्टेट बन रहा है। ठीक है। अब ये जब प्रोसेस हो रहा है और इसमें कितने मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी प्रोड्यूस हो रहे हैं? 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी प्रोड्यूस हो रहे हैं। मैं एक दफ़ा वापस से समझा देता हूँ, लैक्टिक एसिड कहाँ कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है? योगर्ट में प्रोड्यूस हो रहा है और हमारे मसल सेल्स में प्रोड्यूस हो रहा है। क्यों प्रोड्यूस हो रहा है? क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो गई और मसल सेल ने क्या कर ली? एनारोबिकली रेस्पिरेशन
फर्मेंटेशन कर ली। ग्लूकोज जो है वो पायरुवेट बन गया, 2 एटीपी मॉलिक्यूल रिलीज़ होगा और पायरुवेट जो है वो लैक्टेट बन गया और 2 NAD पॉजिटिव जो है वो मॉलिक्यूल रिलीज़ होगा, ठीक है, जनरेट होगा। ये थी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन।